नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने देखा था आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित छत्तीसगढ़ की बातें, साथ ही साथ रामायण काल और महाभारत काल की भी विशेष बातें जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है वह भी हमने देखा था। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं मौर्य काल और सातवाहन काल की। उससे पहले मैं आपको कुछ अन्य धर्म से संबंधित जो छत्तीसगढ़ से बातें हैं, प्राचीन इतिहास से संबंधित, वो बताना चाहूँगा। जैसे बात करें हम बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म सबसे पहले आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अवदान शतक। अवदान शतक से हमको ये जानकारी मिलती है कि जो गौतम बुद्ध थे वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे और कुछ दिन सिरपुर में निवास किया था। ठीक है, मतलब इधर छत्तीसगढ़ नाम से मेंशन नहीं था वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। छत्तीसगढ़ जो है वो तो आधुनिक नाम है, उस समय क्या नाम चल रहा था? कोशल, दक्षिण कोशल राज्य। तो दक्षिण कोशल की यात्रा पर आए थे गौतम बुद्ध, किसके अनुसार? अवदान शतक, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। साथ ही साथ एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था प्रभु आनंद। उन्होंने सिरपुर में ही आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ एक और बात याद रख लीजिए, 639 ईस्वी में, ईस्वी बोल रहा हूँ, ईसा पूर्व नहीं बोल रहा हूँ, 639 AD, 639 ईस्वी में जो चीनी यात्री थे वेनसांग, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। कौन से क्षेत्र की? मल्हार और सिरपुर की। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें हैं संबंधित मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से, प्राचीन इतिहास से संबंधित जो छत्तीसगढ़ की बातें हैं। बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म जैसे कि मैंने आपको बताया था, महाभारत काल में ही बताया था आपको कि जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव किस स्थान से संबंधित है? गुंजी, दमऊ दरहा जिसे कह रहे थे, जो जांजगीर चांपा में है, और इसी कारण गुंजी को क्या कहते हैं? ऋषभ तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के, गुंजी से संबंधित है, जो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। अन्य नाम दमऊ दरहा है, इस कारण गुंजी या दमऊ दरहा को ऋषभ तीर्थ कहा जाता है। अन्य तीर्थंकर की बात करते हुए हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की, और वो थे कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से संबंधित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, नगपुरा जो है दुर्ग में। और 24वें तीर्थंकर के रूप में आपको याद रखना है महावीर, जिनसे संबंधित छत्तीसगढ़ में क्षेत्र है आरंग। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ की विशेष बातें। तो बौद्ध धर्म हो गए और जैन धर्म हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक काल कहाँ से कहाँ तक था, तो उसका समय जो था, कालखंड जो था, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। 600 ईसा पूर्व से भारत में शुरुआत होती है महाजनपद काल की। ठीक, तो 600 ईसा पूर्व में पूरे भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया, जिसमें से एक जनपद था चेदी महाजनपद। ठीक है, तो इस चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भाग आता था। ठीक, और इस समय छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता था छत्तीसगढ़। इसी के अपभ्रंश से ही वो छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, ऐसी मान्यता है। और इस चेदी महाजनपद जो कि बुंदेलखंड का भाग था, कहाँ पर विस्तृत था? बुंदेलखंड वाला जो भाग है वहाँ पर विस्तृत था, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर में वो वाला भाग। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो मैं बातें अभी बताया उसको आपको नोट करना है पिछले वीडियो के आगे से। चलिए, उसके बाद अब शुरुआत करेंगे हम मौर्य काल की। पूरे भारत में इस समय जो सबसे प्रमुख राजवंश था वो था मौर्य वंश। ठीक है, अब ये जो मौर्य वंश है, सातवाहन वंश है, आगे वाकाटक वंश आएगा, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रत्यक्ष राजवंश नहीं है। मतलब ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश नहीं है, ये पूरे देश में, पूरे देश के, भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले राजवंश थे। तो ये छत्तीसगढ़ से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना होकर कुछ अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मतलब इनका मुख्य राज्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जो दर्शाता है कि ये राजवंश छत्तीसगढ़ से भी संबंधित थे। वही हमको प्रमाण या साक्ष्य देखना है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो राजवंश हैं, जैसे मौर्य वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, ये छत्तीसगढ़ से किसी न किसी तरीके से संबंधित थे। तो उन्हीं प्रमाणों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए, भारत के विभिन्न राजवंश की बात करेंगे। उसमें सबसे प्रमुख राजवंश बोलना चाहिए वो है मौर्य वंश। तो मौर्य काल कब से कब तक चला? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, तो एक तरीके से बोलना चाहिए
इसके पहले जो था वो नंद वंश चल रहा था पूरे भारत में, ठीक, पूरे भारत में नहीं कहना चाहिए, जहाँ पर मौर्य वंश स्थापित हुआ उस क्षेत्र में। तो नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक। उसके बाद आए बिंदुसार, उसके बाद आए अशोक। तो अशोक से संबंधित बातें हमको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में याद रखनी है। चलिए देखते जाते हैं। अशोक का शासन था 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व के मध्य में भारत में, ठीक। अब इनका साम्राज्य क्षेत्र क्या था देखिए। अशोक का साम्राज्य क्षेत्र था आंध्र प्रदेश वाला भाग, कलिंग और रूपनाथ जो होता है जबलपुर वर्तमान का मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें से कलिंग अशोक ने खुद से जीता था, ठीक है, खुद युद्ध करके आक्रमण करके जीता था कलिंग को, और इसे ही कहा जाता है कलिंग विजय, अशोक का कलिंग विजय अभियान, ठीक है। तो कलिंग को अशोक ने खुद जीता था। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं कलिंग के अंतर्गत? मुख्य रूप से उड़ीसा का क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उड़ीसा मुख्य भाग कलिंग का, और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग इस कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए, राय बहादुर हीरालाल के अनुसार यह जो कलिंग क्षेत्र था यह महानदी और गोदावरी नदी के बीच में बंगाल की खाड़ी के तट पर विस्तृत था, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं, मैप के थ्रू समझाऊं, तो चलिए मैं कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे ये महानदी बह रही है छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में प्रवेश करते हुए, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री, और नीचे से छत्तीसगढ़ के नीचे से गोदावरी नदी बह रही है ऐसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना होते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि ये भारत का सीमा है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो ये वाला जो क्षेत्र था, एक तरीके से कहना चाहिए, महानदी गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर, ये वाला क्षेत्र जो था वो था क्या? कलिंग। बात समझ में आई? किसके अनुसार? राय बहादुर हीरालाल के अनुसार। तो बात समझ में आ गया आपको, कलिंग जो क्षेत्र था। तो इस तरीके से अब ये पता कहाँ से चला? अशोक के शिलालेख से ही पता चला है ये जानकारी जो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मौर्य काल का या मौर्य वंश का जो राज्य क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ का कुछ भाग कवर करता था। क्लियर है? तो ये प्रूफ हो गया एक। अब और प्रमाण के तौर पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि मौर्य काल या बोलना चाहिए मौर्य राजवंश का राज जो था वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत था। देखिए, प्रमाण लिखा है या साक्ष्य, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कलिंग किसके अंतर्गत आ रहा है ये मैंने बता दिया। अब हम अन्य प्रमाण के तौर पे देखेंगे जिससे हम प्रूफ कर सकेंगे छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है या छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो मौर्य राजवंश या मौर्य राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। चलिए देखिए, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें अशोक की। चलिए पहला देखिए, वेनसांग जो चीनी यात्री था वेनसांग, उसका यात्रा वृत्तांत जो सीयूकी है, यही मैंने आपको कहा था, जो चीनी यात्री वेनसांग था उसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? सीयूकी। इससे भी हमको पता चलता है कि मौर्य राजवंश छत्तीसगढ़ में कुछ भाग में विस्तृत था। ठीक, ये पहला प्रमाण आपको, ये जो प्रमाण लिखे हैं 1 2 3 4 ये सारे साक्ष्य हैं, यह प्रमाण है जिससे पता चलता है कि मौर्य काल का या मौर्य वंश का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कुछ फैला हुआ था, विस्तृत था। ठीक, दूसरे प्रमाण के तौर पे, दूसरे साक्ष्य के तौर पे आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से कुछ मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और कुछ सिक्कों में, कुछ नहीं बहुत सारे सिक्कों में मयूर चिन्ह का अंकन था, मयूर चिन्ह अंकित थे। ठीक है, और यह मयूर चिन्ह के जो सिक्के हैं वह मौर्य काल से संबंधित माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अनुमान लगाया कि मयूर चिन्ह वाले जो सिक्के हैं वो मौर्यकालीन सिक्के हैं और यह मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों से मिले हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं याद करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, और ज़्यादातर सिक्के चांदी के मिले हैं और इसके अलावा तांबे के सिक्के भी मिले हैं मौर्यकालीन। तो देखिए, चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। कौन कौन से क्षेत्रों से याद रखना है, उससे पहले आप समझ जाइए कि आहत सिक्के किसे कहते हैं। ऐसे सिक्के जिसमें जो भी चिन्ह बनाया जाता है उसे पीट कर बनाया जाता है। ऐसे सिक्के जिसमें जो भी चिन्ह बनाया जाता है उसे पीट कर बनाया जाता है, उसे आहत सिक्के कहते हैं। संपीड़ित मुद्रा एक और अन्य नाम। ठीक है, तो चांदी के आहत सिक्के मिले हैं अकलतरा, ठीक है, ठठारी, तारापुर। अब ये क्या लिखा है ब्रैकेट में मैंने, तो देखिए अकलतरा 259 सिक्के मिले हैं चांदी के आहत सिक्के।
ठठारी में 253 सिक्के मिले हैं, ठीक। और ये अकलतरा और ठठारी जो दोनों क्षेत्र हैं ये जांजगीर चांपा के अंतर्गत आते हैं, नोट करते जाइएगा, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। तारापुर में 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये जो तारापुर आएगा ये रायगढ़ जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक। आरंग और उड़ेला से भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंग और उड़ेला जो है वह रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। और बार गांव लिखा है यहाँ पर, बार गांव भी रायगढ़ से संबंधित है, ठीक है। तो तारापुर और बार रायगढ़ से संबंधित है, आरंग उड़ेला रायपुर जिले से संबंधित है। अकलतरा और ठठारी जो है जिसमें क्रमशः 259 और 253 सिक्के मिले हैं मौर्यकालीन, वह जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है। ये एक्स्ट्रा आप नोट कर लीजिएगा, जिले का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मौर्यकालीन सिक्के पता चल गए हमको जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में मौर्य वंश का शासन रहा होगा। अगले साक्ष्य के तौर पे बात करते हैं सरगुजा क्षेत्र। अब सरगुजा क्षेत्र में आपको दो गुफा का नाम याद रखना है, वो है जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा, ठीक है, महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो दोनों गुफा है ये मौर्यकालीन माने जाते हैं, मौर्यकालीन गुफाएं हैं। अब जोगीमारा गुफा में क्या मिला है? जोगीमारा गुफा में देवदत्त और सुतनका नामक नर्तकी के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, प्रेम गाथा का वर्णन मिला है लेख के आधार पर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है जोगीमारा गुफा का नाम, ठीक है। देवदत्त और सुतनका नामक नर्तकी के प्रेम गाथा का वर्णन मिला है जो जोगीमारा गुफा में, और ये मौर्यकाल से संबंधित है। वहाँ से पाए जाने लेख से हमको प्राप्त हुआ है या प्रमाण मिलता है। सीता बेंगरा विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है, ठीक है। मतलब एक गुफा है जहाँ पर एक स्टेज जैसा बना हुआ है और एक तरीके से माना जाता है कि ये डांस के लिए स्टेज बना हुआ है ना। तो इसी कारण इसको क्या बोल रहे हैं, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, क्योंकि कौन से समय की है, मौर्य काल की है ये। और उस समय अगर नाट्यशाला बनी है तो पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कह रहे हैं सीता बेंगरा गुफा को। क्लियर? दोनों के दोनों कहाँ पर है? रामगढ़ पहाड़ी में ये दोनों के दोनों गुफा है, ठीक है, सरगुजा के अंतर्गत। क्लियर है? साथ ही साथ सरगुजा में अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। क्षेत्र का नाम याद करें, कपाटपुरम। क्लियर? तो ये सरगुजा क्षेत्र से संबंधित हो गए साक्ष्य मौर्यकालीन। अगला बात करें कोरिया जिला, उत्तर की बात करें, उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो कोरिया जिला में अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है कोटाडोल नामक स्थान से, ठीक है दोस्तों। यह भी एक साक्ष्य के तौर पे हम काउंट कर रहे हैं। पांचवा साक्ष्य है तुरतुरिया का। अब तुरतुरिया बौद्ध भिक्षुणियों के विहार थे, मौर्यकालीन तुरतुरिया में बौद्ध भिक्षुणियों के विहार थे। अब देखिए, जो अशोक थे वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, और इस समय मौर्य काल में जो भी बौद्ध भिक्षुणिये थे वो उसका जो प्रमाण है वो तुरतुरिया में मिला है, ठीक है, भिक्षुणियों का प्रमाण। और इसी कारण आज भी तुरतुरिया में जो भी पुजारी रहते हैं वो स्त्रियां होती है। इस तरीके से हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि मौर्य काल का शासन इस क्षेत्र में रहा होगा, ठीक है, मौर्य राजवंश का शासन इस समय तुरतुरिया में रहा होगा। तो इतने प्रमाण हमने देख लिए, ठीक। अब मौर्यकालीन जो भी कहना चाहिए शिलालेख मिले हैं या अभिलेख मिले हैं, उनकी भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है, ये आप ध्यान रखेंगे। भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी जो भी अभिलेख या शिलालेख मौर्यकालीन मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया मौर्यकाल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सातवाहन काल की, ठीक। चलिए देखते हैं। सातवाहन काल का कालखंड जो है वो बहुत ही दुविधाजनक है, इस कारण मैंने आपको नहीं बताया है। वैसे तो बहुत सारी जगह पे ये मिला नहीं है, और जहाँ पर भी मिला है वो थोड़ा सा संदेहास्पद है, तो इस कारण मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कालखंड जो है वो उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, ठीक है। तो आप बस यह ध्यान रख लिए, सातवाहन काल, ठीक। अब इसकी राजधानी जो है वो है प्रतिष्ठान, और प्रतिष्ठान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये भी भारत का कुछ विभिन्न राजवंश है, छत्तीसगढ़ से मुख्य रूप से संबंधित नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ के राजवंश नहीं है। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले राजवंशों में से एक है सातवाहन वंश।
अब प्रतिष्ठान में मिला है राजधानी, मतलब इनकी राजधानी है प्रतिष्ठान में, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और मुख्य रूप से अगर बोलना चाहिए कि किस क्षेत्र में इनका शासन था, तो मौर्य काल के बाद इनकी स्थापना हुई थी और दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में इनका शासन था। ठीक है, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में इनका शासन था। और एक तरीके से बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र और उसके नीचे फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो इसे दक्षिण भारत के तौर पे लिया जा रहा है। राजधानी लेकिन याद रखेंगे प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। अब छत्तीसगढ़ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इस वंश से संबंधित याद रखते हैं। पहला साक्ष्य मुद्राएं देख लेते हैं। ठीक, तो मुद्राओं में आपको ध्यान रखना है, देखिए सातवाहन काल से संबंधित 2 राजा का नाम आपको याद रखना है, 2 शासक का नाम याद रखना है छत्तीसगढ़ से संबंधित, जिसमें से पहले राजा, फर्स्ट पॉइंट मैंने डाल दिया है, राजा शिव श्री अपीलक। राजा शिव श्री अपीलक, ठीक, सातवाहन काल से संबंधित शासक है ये। और इनकी मुद्राएं मिली है, देखिए मुद्रा में मैंने इनका नाम लिखा है, तो इनसे संबंधित जो मुद्रा मिली है वो देखिए कहाँ पर मिला है, बालपुर। और ये बालपुर कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो राजा शिव श्री अपीलक से संबंधित मुद्रा बालपुर में मिली है, जो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। कैसे चिन्ह वाले मिले हैं, हाथी चिन्ह, स्त्री चिन्ह और नाग चिन्ह वाले वर्गाकार तांबे के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे किससे संबंधित है, राजा शिव श्री अपीलक, पहले राजा का नाम। एक और राजा आने वाले हैं, शासक आने वाले हैं, देखेंगे थोड़ी देर बाद। अन्य सिक्के के रूप में मल्हार, जो बिलासपुर में आता है, से भी राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ पर, मल्हार, जो बिलासपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ से भी। अन्य मुद्रा जो राजा श्री अपीलक से संबंधित नहीं है, देखिए राजा अपीलक से संबंधित जो मुद्रा है वो 2 जगह से प्राप्त हुई है, एक बालपुर और एक मल्हार। ठीक है, अन्य मुद्रा के रूप में जो अपीलक से संबंधित नहीं है वो मिली है चकरबेड़ा, वह भी कहाँ से आता है, बिलासपुर से। ठीक, और इस चकरबेड़ा में जो बिलासपुर से मिला है मुद्रा, वो रोमन स्वर्ण मुद्राएं मिली है, रोमन स्वर्ण मुद्राएं, ये ध्यान रखेंगे। जो रोमन स्वर्ण मुद्रा मिली है चकरबेड़ा से, वो भी सातवाहन काल के माने जाते हैं, इस कारण उसको बताया मैंने। तो देखिए मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र हो रहा है, ये बिलासपुर जिला और उसी से लगा हुआ है जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, वही वाला क्षेत्र, ठीक, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आ रहा है। तो ये हो गया मुद्राएं पहले साक्ष्य के रूप में। अन्य साक्ष्य के रूप में मिला है शिलालेख, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं कि राजा श्री अपीलक, शिव श्री अपीलक कौन से राजवंश से संबंधित है, साथ ही साथ कौन सी मुद्रा कहाँ से मिली है। ऐसे प्रश्न CGPSC में बहुत सारे पूछे हुए हैं, देखिएगा प्रश्न पत्र उठा के। ठीक है, साथ ही साथ ये शिलालेख के बारे में भी पूछा गया है। अब ये शिलालेख देखिए, गुंजी का शिलालेख कहते हैं। अब गुंजी का अन्य नाम मैंने आपको बताया था क्या, दमोदरहा, ये वही वाला गुंजी है जो जांजगीर चांपा के अंतर्गत है। एक और नाम क्या है, ऋषभ तीर्थ। तो इतनी सारी बातें आपको गुंजी से पहले भी याद होनी चाहिए। तो शिलालेख जो है वो गुंजी से प्राप्त हुआ, इसी कारण इसको कहा जाता है गुंजी का शिलालेख। किस राजा से संबंधित है, तो एक अन्य राजा का नाम आ गया है। दूसरा पॉइंट डाल के मैंने लिखा है राजा वरदत्त श्री। ठीक, तो इस गुंजी के शिलालेख से राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है और उसमें ऐसा बताया गया है कि राजा वरदत्त श्री जो है वो सातवाहन काल से संबंधित है। क्लियर है। तीसरे साक्ष्य के रूप में आगे बढ़ते हैं और मिला है काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ, ठीक, किरारी ग्राम से मिला है और यह भी जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। तो देखिए सातवाहन काल से संबंधित जो जितनी भी साक्ष्य मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, वो या तो बिलासपुर से है या तो जांजगीर चांपा से है। 2 जिला आपको दिमाग में बैठा लेना है सातवाहन काल से संबंधित, तो जगह का नाम आपको याद आने लगेगा। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ, इस तरीके से एक रूप में याद कीजिए, किरारी का काष्ठ स्तंभ, किरारी का काष्ठ स्तंभ जांजगीर चांपा से मिला है। किरारी ग्राम का नाम है, काष्ठ स्तंभ मिला है, सातवाहन काल से संबंधित है। इसमें इस काष्ठ स्तंभ में विभिन्न पदों की और विभागों की जानकारी मिलती है। जैसे आज हम देखते हैं विभिन्न मंत्रालय एवं उनके विभाग, उसी प्रकार इस समय किस राजा को कौन सा विभाग दिया गया था या कौन सा मंत्रालय दिया गया था या कौन से पद दिया गया था, इसकी जानकारी इस काष्ठ स्तंभ से मिलती है। ठीक है, 18 अलग अलग विभागों का वर्णन, 18 अलग अलग विभागों का वर्णन इस काष्ठ स्तंभ में मिला है जो सातवाहन काल से संबंधित है। क्लियर है। तो ये तीसरा साक्ष्य हो गया। चौथे साक्ष्य के रूप में बात करें सातवाहन काल से संबंधित, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, वो है लेख युक्त प्रतिमा मिली है।
एक लेख युक्त प्रतिमा मिली है जो पाई गई है कि सातवाहन काल की है। कहाँ से? बूढ़ी खार से। और बूढ़ी खार भी कहाँ पर है? बिलासपुर में। गांव का नाम है बूढ़ी खार। ठीक, ये चौथा साक्ष्य हो गया। अब एक नोट पॉइंट लिखा है, उससे पहले मैं आपको पांचवें साक्ष्य के बारे में बताना चाहूँगा, और वो ये है, एक मिट्टी की मुहर मिली है। ठीक है, और मिट्टी के मुहर में लिखा हुआ है वेद सिरिस, जिसका ट्रांसलेशन किया गया वेदश्री। ठीक है, वेद सिरिस जो है, वेदश्री लिखा हुआ मिट्टी का मुहर, लेख अंकित प्राप्त हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? अब एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि बौद्ध भिक्षु नागार्जुन इसी समय छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। ठीक, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन इसी समय छत्तीसगढ़ आए थे, और साथ ही साथ इसी दक्षिण कौशल के किसी पहाड़ी पर सातवाहन काल के किसी राजा ने सुरंग में एक तरीके से बहुत बड़ा, बोलना चाहिए, संघाराम का निर्माण करवाया था नागार्जुन, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। संघाराम, अब संघाराम किसे कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु जहाँ भी एक तरीके से कहना चाहिए कि विश्राम करते हैं, जिस क्षेत्र में, एक तरीके से आश्रम बोलना चाहिए, उसे संघाराम कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु के जो आश्रम होते हैं, ठीक है, मंदिर होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के, जहाँ पर वो विश्राम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसे संघाराम कहा जाता है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, सातवाहन काल से संबंधित और छत्तीसगढ़ से संबंधित साक्ष्य। ये हो गया आज के मौर्य काल और सातवाहन काल छत्तीसगढ़ से संबंधित। जितनी भी बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई है उसे नोट कीजिएगा काफ़ी अच्छे से, और याद करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, जिला दिमाग में रखिए, क्षेत्र आपको याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वंश को कवर करते हुए। धन्यवाद।